नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल संगीता कहानी कैप्सूल पर। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या किसी अजनबी की एक छोटी सी मदद किसी इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है? क्या एक रात का सफ़र दो टूटे हुए दिलों को हमेशा के लिए जोड़ सकता है? आज की कहानी सुनने के बाद आपकी आंखें भी नम होंगी और आपका दिल भी कहेगा, इंसानियत आज भी जिंदा है। ये कहानी है एक ऐसे गरीब लड़के की जो फटे जूते पहनकर यूपीएससी का एग्ज़ाम देने दिल्ली जा रहा था और उसी ट्रेन में उसकी मुलाकात हुई एक बेहद खूबसूरत लेकिन अंदर से टूटी हुई विधवा टीटी से। और फिर उस टीटी ने उस लड़के के साथ जो किया वो सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या आज के ज़माने में भी ऐसे लोग होते हैं। दोस्तों, कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा क्योंकि इस कहानी का असली मोड़, इसका असली जादू सबसे आखिर में छिपा है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव बेलापुर, ऐसा गांव जहां सुबह मुर्गे की बांग से होती थी और शाम मंदिर की आरती से चारों तरफ फैले गेहूं के लहलहाते खेत, कच्ची पगडंडियाँ, कुएं पर पानी भरती औरतें और पीपल के पेड़ के नीचे बैठे ताश खेलते बुजुर्ग। इसी गांव के एक कोने में सबसे आखिरी गली में एक छोटा सा घर था। टूटी फूटी दीवारें जिन पर कभी सफ़ेदी हुआ करती थी, अब सिर्फ बारिश के धब्बे थे। छत ऐसी कि हर बरसात में 3 जगह से पानी टपकता था और घर के अंदर 3 बर्तन हमेशा टपकते पानी के नीचे रखे रहते थे। इसी घर में रहता था 25 साल का आयुष वर्मा। दुबला पतला शरीर, सांवला रंग, माथे पर हमेशा मेहनत की एक लकीर और आंखों में ऐसी चमक जैसे कोई छोटा सा दिया पूरे अंधेरे से अकेला लड़ रहा हो। आयुष के पिता इस दुनिया में नहीं थे। दोस्तों, वो दिन आयुष कभी नहीं भूल पाया। वो सिर्फ 12 साल का था। स्कूल से लौटा था, बस्ता कंधे पर था और घर के बाहर भीड़ लगी थी। खेत में धान की रोपाई करते समय उसके पिता को सांप ने डस लिया था। गांव से शहर का अस्पताल 30 किलोमीटर दूर था और गांव में उस दिन एक भी गाड़ी नहीं मिली। बैलगाड़ी पर लिटाकर ले जाते रास्ते में ही सब कुछ खत्म हो गया। 12 साल के आयुष ने उस दिन अपने पिता की चिता को आग दी थी और उसी आग में उसका बचपन भी जलकर राख हो गया था। उस दिन के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी आ गई उसकी माँ कमला देवी के कंधों पर। कमला देवी, दोस्तों, कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनकी कहानी सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। पति के जाने के बाद रिश्तेदारों ने कहा, बेटे को हमारे यहाँ भेज दो, तू मायके चली जा। लेकिन कमला देवी ने हाथ जोड़कर कहा, मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने रहेगा। मैं मजदूरी कर लूँगी, भीख नहीं मांगूंगी, पर बेटे को खुद पालूंगी। और फिर उन्होंने निकाली अपनी शादी में मिली पुरानी सिलाई मशीन, वो मशीन जिसका पहिया घूमता था तो पूरे घर में खटखट की आवाज़ गूंजती थी। सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक वो मशीन चलती। गांव भर के ब्लाउज, बच्चों की फ़्रॉकें, बूढ़ों के कुर्ते सब कमला देवी के हाथों से सिलते थे। पहिया घुमाते घुमाते उनकी उंगलियों में गांठें पड़ गई थी, आंखों पर मोटा चश्मा चढ़ गया था और कमर झुक गई थी। लेकिन दोस्तों, उस झुकी हुई कमर ने कभी अपने बेटे के सपनों को झुकने नहीं दिया। कई बार घर में सब्जी नहीं होती थी, कमला देवी नमक और कच्चे प्याज के साथ रोटी परोस देती और मुस्कुराकर कहती, बेटा आज तो राजा महाराजाओं वाला खाना है। प्याज तो बादशाह भी बड़े शौक से खाते थे और आयुष हंसकर खा लेता। लेकिन एक रात आयुष ने वो देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था। आधी रात को पानी पीने उठा तो उसने देखा माँ रसोई के अंधेरे कोने में बैठी दोपहर की बची एक सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा रही थी ताकि बेटे के लिए सुबह का आटा बच जाए। आयुष वहीं दरवाजे के पीछे खड़ा रह गया। उसके गले में कुछ अटक गया। वो चुपचाप वापस अपने बिस्तर पर आया और उस रात उसने अपने तकिए में मुंह छिपाकर जी भर के रोया और रोते रोते
उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कसम खाई, माँ तेरा बेटा एक दिन इतना बड़ा अफसर बनेगा कि तुझे फिर कभी भीगी रोटी नहीं खानी पड़ेगी, ये मेरा वादा है। उसी रात से आयुष की ज़िंदगी का एक ही मकसद बन गया, यूपीएससी। गांव में ना कोचिंग थी, ना लाइब्रेरी, ना इंटरनेट, तो आयुष ने अपना रास्ता खुद बनाया। दिन में गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता, 10-10, 20-20 रुपए महीने में, और उन पैसों से पुरानी किताबें खरीदता। शहर के रद्दी वाले से किलो के भाव। रात में जब पूरा गांव सो जाता तो बेलापुर के उस आखिरी घर में एक लालटेन जलती रहती। सर्दियों की रातों में जब हाथ जम जाते तो आयुष हाथों को दिए की लो पर सेक कर फिर लिखने लगता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। चौपाल पर बैठे बुजुर्ग ठहाके लगाते, अरे सुनो सुनो, दर्जन का छोरा कलेक्टर बनेगा। अब तो चूहे भी हाथी बनने के सपने देखने लगे। कोई कहता, अरे इसके बाप ने ज़िंदगी भर मिट्टी खोदी, ये कागज़ खोद रहा है। मिलना दोनों को कुछ नहीं। और सबसे ज़्यादा ताने देता था गांव का सरपंच का बेटा विक्रम। एक दिन उसने भरी चौपाल में आयुष का रास्ता रोक कर कहा, ओ कलेक्टर साहब, सुना है दिल्ली जाने की तैयारी है। अरे पहले जूते तो ठीक करा ले, तलवे झांक रहे हैं। दिल्ली वाले देखेंगे तो भिखारी समझकर बाहर निकाल देंगे। पूरी चौपाल हंस पड़ी। आयुष ने उस दिन भी कोई जवाब नहीं दिया, बस एक पल के लिए विक्रम की आंखों में देखा, हल्का सा मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। घर आकर उसने अपनी डायरी में सिर्फ एक लाइन लिखी, जवाब जुबान से नहीं रिजल्ट से दूंगा, तारीख याद रखना। 3 साल तक वो लालटेन जलती रही और फिर वो दिन आया। आयुष ने यूपीएससी प्रीलिम्स पास किया। गांव में किसी को यकीन नहीं हुआ। फिर मेंस का रिजल्ट आया और आयुष वर्मा का नाम उसमें भी था। अब बस आखिरी सीढ़ी बची थी, इंटरव्यू, दिल्ली में यूपीएससी भवन में। लेकिन दोस्तों, किस्मत भी अजीब खेल खेलती है। जिस लड़के ने मेहनत से हर दीवार तोड़ दी थी, उसके सामने अब खड़ी थी सबसे ऊंची दीवार, पैसा। दिल्ली का किराया, 2-3 दिन रहने का खर्च, खाने पीने का इंतज़ाम, सब मिलाकर कम से कम 2-3 हज़ार रुपये चाहिए थे। और घर में टीन के डिब्बे में कुल जमा पूंजी थी 740 रुपये। आयुष ने गांव में कई लोगों से उधार मांगने की सोची। साहूकार के पास गया तो उसने कहा, ज़मीन गिरवी रख तब पैसा मिलेगा। ज़मीन तो थी ही नहीं। विक्रम के पिता सरपंच के पास गया तो सरपंच ने ताना मारा, पढ़ाई लिखाई अमीरों के चोचले हैं बेटा, तू कहीं दिहाड़ी पकड़ ले, माँ का सहारा बन। आयुष खाली हाथ भारी मन से घर लौट आया। उस शाम वो आंगन में बैठा रहा, चुपचाप आसमान की तरफ देखता हुआ, जैसे भगवान से पूछ रहा हो, इतना पास लाकर अब रास्ता क्यों बंद कर दिया। कमला देवी दूर से अपने बेटे का चेहरा पढ़ रही थी। माँ थी, बिना बोले सब समझ गई। उस रात वो बहुत देर तक जागती रही। आधी रात को आयुष की नींद खुली तो उसने देखा माँ अपने पुराने लोहे के संदूक के पास बैठी है। संदूक खुला है और उनके हाथ में है उनके कानों की सोने की छोटी छोटी बालियाँ, वही बालियाँ जो उन्हें उनकी शादी में उनकी माँ ने दी थी। 35 साल से उन्होंने वो बालियाँ कभी नहीं उतारी थी, न बीमारी में, न भूख में, न पति की चिता के सामने। गांव की औरतें कहती थीं, कमला बुरे वक्त में बेच देती, तो वो कहती, ये बालियाँ नहीं, मेरी माँ का आशीर्वाद है, आशीर्वाद बेचा नहीं जाता। लेकिन उस रात कमला देवी बहुत देर तक उन बालियों को हथेली पर रखे देखती रही। फिर उन्होंने बालियों को चूमा, आंखें बंद की और धीरे से बुदबुदाई, माँ माफ़ करना, तेरा आशीर्वाद बेच नहीं रही, अपने बेटे की किस्मत में लगा रही हूँ, तू होती तो तू भी यही करती। अगली सुबह आयुष उठा तो आंगन में माँ खड़ी थी। उनके कान सूने थे और उनकी हथेली पर रखे थे 1500 रुपये। आयुष को जैसे बिजली छू गई। माँ, ये पैसे, आपकी बालियाँ कहाँ हैं माँ? कमला देवी मुस्कुराई, वही मुस्कान जो भीगी रोटी खाते हुए भी उनके चेहरे पर रहती थी। उन्होंने बेटे के गाल पर हाथ रखा और बोली, बेटा सोना तो फिर बन जाएगा, पर मेरे बेटे का ये मौका फिर नहीं आएगा। और सुन, जिस दिन तू अफसर बन जाएगा ना,
उस दिन ये सूने कान खुद ब खुद सोने से भर जाएंगे। तेरी कामयाबी के सोने से। आयुष माँ के पैरों में गिर पड़ा। उसके आंसू माँ के पैरों को भिगो रहे थे और माँ का आंचल उसके सिर को ढक रहा था। उसने भर्राई आवाज़ में कहा, माँ, आज तूने अपने कान खाली किए हैं ना? कसम है मुझे तेरे दूध की, मैं इन कानों में सोना भी पहनाऊंगा और इस घर की छत भी बदलूंगा और तेरी इस सिलाई मशीन को आराम भी दूंगा। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत न बैंक में होती है न तिजोरी में, वो होती है माँ के आंचल में। अगले दिन शाम को आयुष अपने कंधे पर एक पुराना झोला टांगे गांव से निकला। झोले में था 2 जोड़ी कपड़े, इंटरव्यू के लिए दोस्त से मांगी हुई एक सफ़ेद शर्ट, सर्टिफिकेट्स की फ़ाइल, इंटरव्यू का कॉल लेटर और माँ के हाथ की बनी बेसन की मीठी पूरियाँ जो माँ ने सुबह 4 बजे उठकर बनाई थी, और पैरों में वही पुराने जूते जिनका तला 2 जगह से घिस चुका था और जिन्हें आयुष ने रात भर बैठकर सुतली से सिला था, मजबूत गांठें लगाकर, ताकि दिल्ली तक साथ निभा दें। गांव की सीमा पर माँ आखिरी बार मिली। उन्होंने बेटे के माथे पर दही का टीका लगाया, नज़र उतारी और कान में धीरे से कहा, डरना मत, तेरे साथ तेरे बाप का आशीर्वाद है और तेरी माँ की दुआ। इन दोनों के आगे दुनिया की कोई ताकत नहीं टिकती। आयुष ने पीछे मुड़कर देखा। माँ तब तक हाथ हिलाती रही जब तक बस धूल के गुब्बार में गायब नहीं हो गई, और बस में बैठा आयुष खिड़की से बाहर देखते हुए सोच रहा था, माँ, तेरी बालियाँ मेरे कंधों पर कर्ज नहीं, ताकत बनकर बैठी हैं। करीब 2 घंटे बाद बस शहर के रेलवे स्टेशन पहुंची। शाम ढल रही थी। स्टेशन पर गाड़ियों की सीटियाँ, कुलियों की साइड की आवाज़ें, चाय वालों की चाय गरम की पुकार, अनाउंसमेंट की गूंज, सब मिलकर एक अजीब सा शोर बना रहे थे। आयुष पहली बार इतने बड़े स्टेशन पर आया था। वो टिकट खिड़की पर पहुंचा और बोला, भैया, दिल्ली का एक जनरल टिकट। खिड़की के अंदर बैठे बाबू ने चश्मे के ऊपर से देखा। जनरल? अरे भाई, त्योहार की भीड़ चल रही है 2 दिन से। जनरल डिब्बे में तो सांस लेने की जगह नहीं है, लोग टॉयलेट में बैठकर जा रहे हैं। स्लीपर की वेटिंग ले ले, शायद कंफर्म हो जाए। आयुष ने जेब के नोट गिने, स्लीपर का वेटिंग टिकट लिया और मन ही मन सोचा, टीटी साहब से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर लूँगा, कहीं कोने में बैठने की जगह मिल जाएगी, बस दिल्ली पहुँच जाऊँ। बस ट्रेन आने में अभी 1 घंटा था। आयुष प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक खंबे के पास अपना झोला रखकर खड़ा हो गया, और तभी उसकी नज़र एक दृश्य पर पड़ी जिसने आगे की पूरी कहानी की नींव रख दी। प्लेटफॉर्म पर एक अंधा बुजुर्ग भिखारी अपनी लाठी टटोलता हुआ चल रहा था। सफ़ेद दाढ़ी, मैले कपड़े, हाथ में स्टील का पुराना कटोरा। तभी भागते हुए एक यात्री का धक्का लगा, लाठी छूटी, कटोरा गिरा और सारे सिक्के प्लेटफार्म पर छन छन करके बिखर गए। कुछ सिक्के लुढ़कते हुए पटरी के किनारे तक चले गए और भीड़ चलती रही। किसी ने पलटकर नहीं देखा। कुछ सिक्के तो लोगों के जूतों के नीचे आकर इधर उधर उछल गए। वो अंधा बुजुर्ग ज़मीन पर घुटनों के बल बैठकर कांपते हाथों से फर्श टटोल रहा था। खाली फर्श। आयुष से रहा नहीं गया। वो दौड़ कर गया, घुटनों के बल बैठा और एक एक सिक्का उठाने लगा। भीड़ के पैरों के बीच से, बेंच के नीचे से, पटरी के किनारे तक जाकर उसने आखिरी सिक्का भी ढूंढा। फिर सारे सिक्के गिनकर बुजुर्ग की हथेली पर रखे और उनकी उंगलियां सिक्कों पर बंद कर दी। बाबा, पूरे 23 रुपये हैं, गिन लीजिए। अरे हाँ, माफ़ कीजिए आप। आयुष एक पल के लिए रुक गया, फिर बोला, बाबा, मुझ पर भरोसा कीजिए, पूरे हैं। बुजुर्ग हंस पड़े। बेटा, जो लौटाने बैठा है वो चुराएगा थोड़ी। फिर आयुष ने अपने झोले से माँ की बनाई 2 पूरियाँ निकाली और बाबा के हाथ में रख दी। बाबा, गरम नहीं है, पर माँ के हाथ की है, स्वाद जरूर मिलेगा। बुजुर्ग की सूनी सफ़ेद आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हाथों से आयुष का चेहरा टटोला, माथा, आंखें, गाल, और भर्राई आवाज़ में कहा, बेटा, भगवान ने मुझसे आंखें ले ली। 45 साल हो गए, कुछ नहीं देखा, पर आज तुझे छूकर लगा, आज मैंने कुछ बहुत सुंदर देख लिया। जा बेटा,
जिस काम से जा रहा है वो होकर रहेगा। ये एक अंधे का आशीर्वाद है और अंधे का आशीर्वाद कभी रास्ता नहीं भटकता। और दोस्तों, ठीक उसी वक्त प्लेटफॉर्म पर थोड़ी दूर चाय के स्टॉल के पास खड़ी एक महिला ये पूरा दृश्य देख रही थी। काला कोट, कंधे तक कटे बाल, गले में लटका आई कार्ड, हाथ में रिजर्वेशन चार्ट के कागज। वो थी मीरा राठौड़, उम्र 31 साल। उसी ट्रेन की टीटी, चेहरा इतना खूबसूरत कि प्लेटफॉर्म पर लोग पलट कर देखते थे। लेकिन आंखें दोस्तों, आंखें ऐसी जैसे बरसों से किसी ने उनमें झांका ही ना हो, सूनी, गहरी और एक अनकहे दर्द से भरी हुई, जैसे किसी ने खूबसूरत महल के सारे दिए बुझा दिए हों। मीरा रोज़ हजारों चेहरे देखती थी, झगड़ते हुए चेहरे, बहाने बनाते चेहरे, बिना टिकट पकड़े जाने पर गिड़गिड़ाते चेहरे, रिश्वत की पेशकश करते चेहरे। इंसानों पर से उसका भरोसा धीरे धीरे मर चुका था। लेकिन आज बरसों बाद उसने एक चेहरा ऐसा देखा था जो घुटनों के बल बैठकर एक अंधे भिखारी के सिक्के उठा रहा था और अपने हिस्से की रोटी बांट रहा था। उसके होठों पर अनजाने में एक हल्की सी मुस्कान आ गई और फिर वो खुद ही चौंक गई, क्योंकि उसे याद ही नहीं था आखिरी बार वो कब मुस्कुराई थी। ट्रेन आई धड़धड़ाती हुई, हॉर्न बजाती हुई और उसके साथ ही प्लेटफॉर्म पर भीड़ का सैलाब उमड़ पड़ा। धक्का मुक्की, चीख पुकार, सामान की खींचतान। आयुष किसी तरह अपना झोला सीने से चिपकाए स्लीपर कोच S4 में चढ़ा। अंदर हर बर्थ भरी थी। वो दरवाजे के पास वाली जगह में फर्श पर अपना गमछा बिछाकर बैठ गया, झोला गोद में और उसके ऊपर किताब। ट्रेन चली, खिड़कियों के बाहर शहर की रोशनी पीछे छूटने लगी और फिर अंधेरा दौड़ने लगा। डिब्बे के अंदर जिंदगियां थी। कोई खर्राटे ले रहा था, कोई टिफ़िन खोलकर पूरी सब्जी की खुशबू फैला रहा था, कहीं कोई बच्चा रो रहा था और माँ लोरी गा रही थी। आयुष फर्श पर बैठा मोबाइल की हल्की रोशनी में अपने नोट्स दोहरा रहा था। करंट अफेयर्स, संविधान के अनुच्छेद, अपने गृह राज्य के आंकड़े। उसकी आंखों में नींद थी पर इरादों में नहीं। करीब 1 घंटे बाद कोच में हलचल हुई। टिकट चेकिंग शुरू हो चुकी थी। मीरा एक एक बर्थ पर टॉर्च की रोशनी डालती, चार्ट से नाम मिलाती आगे बढ़ रही थी। उसका अंदाज सख्त था, बिना टिकट वालों की वहाँ एक नहीं चलती थी। 2 लड़कों को उसने अगले स्टेशन पर उतरने का फरमान सुना दिया था और एक सेठ जी की रिश्वत की पेशकश पर ऐसी निगाह डाली थी कि सेठ जी ने चुपचाप जुर्माना भर दिया। और फिर वो पहुंची दरवाजे के पास, जहां फर्श पर बैठा एक लड़का घुटनों पर किताब रखे दुनिया से बेखबर पड़ रहा था। टिकट। आयुष हड़बड़ाकर खड़ा हुआ, किताब बगल में दबाई और कांपते हाथों से टिकट निकाला। जी मैडम, वो वेटिंग टिकट है, जनरल में जगह नहीं मिली, बहुत भीड़ थी। मैं यहीं फर्श पर बैठा रहूँगा मैडम, किसी को परेशान नहीं करूँगा। बस मुझे दिल्ली पहुँचना बहुत ज़रूरी है। परसों मेरा UPSC का इंटरव्यू है। मीरा ने टॉर्च की रोशनी टिकट पर डाली, फिर धीरे से रोशनी ऊपर उठाई और उसके चेहरे पर रुक गई। वही चेहरा, प्लेटफॉर्म वाला लड़का, सिक्के उठाने वाला, पूरियां बांटने वाला। उसकी नज़र नीचे गई, फटे जूते सुतली की गांठों से सिले हुए, फिर उन हाथों पर जो टिकट पकड़े कांप रहे थे, और फिर उस किताब पर जिसके पन्ने इतनी बार पलटे गए थे कि किनारे मुड़कर कपड़े जैसे मुलायम हो चुके थे। दोस्तों, कुछ किताबें अपने पढ़ने वाले की पूरी कहानी कह देती हैं। UPSC इंटरव्यू? मीरा ने पूछा। आवाज़ में सख्ती थी पर पहले से कम। जी मैडम, प्रीलिम और मेंस क्लियर हो गया है, बस आखिरी सीढ़ी बची है। 3 साल लगे हैं यहाँ तक आने में। नियम साफ था, वेटिंग टिकट पर स्लीपर में सफ़र यानी जुर्माना या अगले स्टेशन पर उतारो। मीरा राठौड़ नियमों की देवी मानी जाती थी, लेकिन दोस्तों, उस रात मीरा के अंदर की औरत नियमों की किताब से ज़्यादा ज़ोर से बोली। उसने चार्ट के पन्ने पलटे, उंगली एक नाम पर रुकी, बर्थ 72। यात्री ने आखिरी वक्त पर टिकट कैंसिल किया था, सीट खाली थी। सामान उठाओ, मीरा ने कहा।
बर्थ नंबर 72। कोच के आखिर में आयुष को यकीन नहीं हुआ। मैडम मुझे बर्थ डिफरेंस चार्ज बनेगा, वेटिंग और कंफर्म का बाकी नियम के अंदर है, जाओ। आयुष की आंखें भर आई। मैडम आपका ये एहसान नहीं, मीरा ने बात काट दी। नियम के दायरे में की गई मदद है। और सुनो, जाकर सोना मत, पढ़ना, परसों इंटरव्यू है ना तुम्हारा। देश को अच्छे अफसर चाहिए, कम पड़ गए हैं आजकल। आयुष बर्थ की तरफ बढ़ा, लेकिन जब उसने डिफरेंस के पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाला और मुड़े तुड़े नोट निकाल कर गिनने लगा, ऐसे जैसे हर नोट के साथ उसकी एक सांस जुड़ी हो, तो मीरा ने देख लिया। उसने देख लिया कि 100 के 2 नोट, 50 का 1 और 10-20 के कुछ नोट, बस यही थी उस लड़के की कुल दुनिया। मीरा ने धीरे से कहा, रहने दो, दिल्ली बड़ा शहर है, वहाँ काम आएंगे। रसीद मैं अपनी तरफ से बनवा दूंगी। और इससे पहले कि आयुष कुछ कह पाता, इससे पहले कि उसकी आंखों का पानी गालों पर उतरता, मीरा तेज कदमों से अगले कोच में बढ़ गई। क्योंकि दोस्तों, कुछ लोग नेकी करके शुक्रिया सुनने के लिए रुकते नहीं। उन्हें डर होता है कि कहीं उनकी अपनी आंखें ना भीग जाएं। दोस्तों, अगर कहानी अब तक आपके दिल को छू रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि यकीन मानिए असली कहानी तो अब शुरू होती है। रात गहराती गई। ट्रेन एक सुनसान इलाके से गुजर रही थी। बाहर सिर्फ अंधेरा था और कभी कभी दूर किसी गांव की टिमटिमाती लाइट। डिब्बे में लगभग सभी सो चुके थे। रात के करीब 12 बजे थे। आयुष की आंखों में नींद नहीं थी। वो बर्थ पर बैठा नोट्स दोहरा रहा था, लेकिन आज पन्नों के बीच बार बार 2 चेहरे आ रहे थे। एक माँ का सूने कानों वाला और दूसरा उस टीटी मैडम का जिसने बिना जान पहचान के उसे बर्थ दे दी थी। पानी की बोतल खाली हो चुकी थी। आयुष पानी भरने के लिए उठा और कोच के जोड़ वाले हिस्से की तरफ बढ़ा और तभी उसे धीमी धीमी सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। वो ठिठक गया। 2 डिब्बों के जोड़ पर खुली खिड़की के पास मीरा खड़ी थी। उसके हाथ में फ़ोन था। स्क्रीन पर किसी की तस्वीर चमक रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, चुपचाप, बिना आवाज़ के, जैसे रोने की भी आदत हो गई हो। बिना किसी को बताए आयुष को लौट जाना चाहिए था। ये उसका मामला नहीं था। लेकिन दोस्तों, उसके पैर नहीं मुड़े। उसने बहुत धीमे से कहा, मैडम सब ठीक है। मीरा चौंकी, झट से आंसू पोंछे, फ़ोन जेब में डाला और आवाज़ को कड़ा किया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, जाकर सो जाओ। आयुष ने सिर झुकाया। माफ़ कीजिए मैडम, पर मेरी माँ एक बात कहती है। वो कहती है, रोते हुए इंसान से ये पूछना कि तुम क्यों रो रहे हो, दुनिया का सबसे ज़रूरी सवाल है। भले जवाब ना मिले, पर पूछना ज़रूरी चाहिए, क्योंकि हो सकता है उस इंसान से बरसों से किसी ने पूछा ही ना हो। कुछ पल सन्नाटा, सिर्फ पटरियों की खटर खटर और खिड़की से आती ठंडी हवा। मीरा ने आयुष की तरफ देखा और उसकी आंखों में उसे वही दिखा जो प्लेटफॉर्म पर दिखा था, बिना मतलब की सच्चाई। और फिर दोस्तों, जैसे बरसों पुराना कोई बांध टूट गया। मीरा खिड़की से बाहर अंधेरे में देखते हुए बोलने लगी, आज मेरे पति की बरसी है। 5 साल हो गए। उसकी आवाज़ कांपी। अजय रेलवे में लोको पायलट थे। उस रात उनकी ड्यूटी नहीं थी, किसी दोस्त की जगह गए थे। रास्ते में मालगाड़ी का एक डिब्बा पटरी से उतरा। सामने से पैसेंजर ट्रेन आ रही थी। अजय ने आखिरी वक्त तक ब्रेक नहीं छोड़ा, इमरजेंसी सिग्नल भेजते रहे। सैकड़ों जानें बच गई, बस एक जान नहीं बची, उनकी अपनी। शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे। आयुष स्तब्ध खड़ा रहा। मीरा की आंखों से आंसू बहते रहे, पर आवाज़ अब रुकी नहीं। और पता है सबसे ज़्यादा दर्द किस बात का है? उनके जाने का नहीं, उनके जाने के बाद का। 13वीं के ठीक अगले दिन ससुर जी ने मेरे सामने मेरा सामान रखवा दिया। सास ने कहा, तू मनहूस है, तेरे कदम इस घर में पड़े और 2 साल में हमारा बेटा चला गया, तेरा मुंह देखना भी पाप है। दोस्तों, माफ़ कीजिए, उन्होंने कहा, जिस औरत का सिंदूर 2 साल में उजड़ जाए वो घर में नहीं घाट पर रखी जाती है। और मैं
मैं अपने ही घर के दरवाजे पर खड़ी थी, हाथ में एक बैग और आंखों में अजय की तस्वीर। 13वीं के भोज की खुशबू अभी घर से गई भी नहीं थी। फिर मायके गई, भाई ने 2 महीने रखा। फिर एक रात भाभी की आवाज़ कानों में पड़ी, कब तक बैठाकर खिलाएंगे इन्हें, विधवा बहन कोई मेहमान थोड़ी होती है। उस रात मैंने फैसला कर लिया, अजय की जगह पर रेलवे ने अनुकंपा नौकरी की पेशकश की थी। मैंने टीटी की पोस्ट चुनी। सब हैरान थे। रिश्तेदारों ने कहा, औरत होकर रात की ट्रेनों में डंडा लेकर घूमेगी, शर्म कर। मैंने कहा, हाँ घूमूंगी, क्योंकि जिस औरत का सब कुछ छिन जाता है ना, उसके पास खोने के लिए सिर्फ एक चीज़ बचती है, डर। और मैंने वो भी छोड़ दिया। वो चुप हो गई। खिड़की के बाहर अंधेरा दौड़ता रहा। आयुष ने बहुत धीरे से कहा, मैडम मेरी माँ भी विधवा है, 13 साल हो गए। लोगों ने उन्हें भी सब कहा, मनहूस, अभागन, पैर की भारी। पर मैंने अपनी माँ से एक बात सीखी है मैडम, दुनिया विधवा को मनहूस कहती है, पर सच ये है कि विधवा वो औरत होती है जिसने अपनी किस्मत से बिल्कुल अकेले लड़ना सीख लिया, बिना किसी ढाल के, बिना किसी सहारे के। और मैडम, जो औरत खाली हाथ किस्मत से लड़ ले, वो मनहूस नहीं होती, वो देवी होती है। और आज एक देवी ने ही मुझे बर्थ दी है, वरना मैं फर्श पर बैठा होता। मीरा ने पलटकर उसे देखा। 5 साल में पहली बार किसी ने उसके जख्म पर मरहम रखा था, बिना मांगे, बिना किसी मतलब के, बिना तरस खाए। तरस और सम्मान में फ़र्क होता है दोस्तों। और मीरा को आज 5 साल बाद सम्मान मिला था। उसने आंसू पोंछे और हल्के से मुस्कुराए, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत अच्छी परवरिश दी है, जाओ अब सो जाओ, परसों देश को एक अच्छा अफसर मिलना है। उस रात 2 अजनबी चलती ट्रेन की उस खिड़की के पास एक दूसरे की ज़िंदगी के सबसे गहरे पन्ने पड़ चुके थे। और दोस्तों, ऊपर बैठा किस्मत लिखने वाला मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसकी कलम अभी रुकी नहीं थी। सुबह होने से कुछ पहले करीब 4 बजे ट्रेन एक बड़े जंक्शन पर रुकी। और दोस्तों, यहीं से कहानी ने वो मोड़ लिया जिसने सब कुछ हिला कर रख दिया। जंक्शन पर भारी चहल पहल थी। चाय वाले चढ़े, कुछ यात्री उतरे, 3-4 नए यात्री कोच में चढ़े। भोर के उस धुंधलके में रात भर के जागे आयुष को बैठे बैठे हल्की सी झपकी लग गई थी। सिर्फ 15-20 मिनट की ट्रेन जंक्शन छोड़ चुकी थी, और जब झटके से उसकी आंख खुली, उसके पैरों के पास रखा झोला गायब था। एक पल को उसे लगा शायद नींद में सरक गया होगा। उसने बर्थ के नीचे देखा, नहीं, ऊपर देखा, नहीं। उसका कलेजा धक से रह गया। दोस्तों, उस झोले में सिर्फ कपड़े नहीं थे, उसमें उसके सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट थे, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स, आधार कार्ड की कॉपी, और सबसे बड़ी चीज़ यूपीएससी इंटरव्यू का कॉल लेटर, और माँ की दी हुई वो सफ़ेद शर्ट। वो पागलों की तरह पूरे डिब्बे में ढूंढने लगा, हर सीट के नीचे झुककर, हर बर्थ के कोने में, बाथरूम के पास, दरवाज़ों पर। सोते यात्रियों को जगा जगा कर पूछने लगा, भाई साहब, एक पुराना झोला भूरे रंग का, सुतली बंदी थी हैंडल पर, देखा क्या? लोग नींद में झुंझलाकर मना करते रहे, कुछ नहीं मिला। आयुष के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो कोच के बीचों बीच फर्श पर बैठ गया, वहीं जहां कल रात बैठा था, और उसकी आंखों के सामने घूम गए माँ के सूने कान, 1500 रुपये, 35 साल पुरानी बालियाँ, लालटेन की 13 साल की रातें, भीगी रोटी, सब खत्म। बिना कॉल लेटर और डॉक्यूमेंट्स के इंटरव्यू में एंट्री कैसे मिलेगी? परसों सुबह 9 बजे का समय है, और अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया, और तभी पीछे से एक आवाज़ आई, आयुष क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो? मीरा थी, रात की ड्यूटी का आखिरी राउंड लगा रही थी। आयुष ने सिर उठाया। उसका चेहरा देखकर मीरा समझ गई कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। आयुष की आवाज़ टूट रही थी, मैडम, झोला, मेरा झोला चोरी हो गया। उसमें मेरा कॉल लेटर था मैडम, सारे सर्टिफिकेट, मेरी माँ ने अपनी बालियाँ बेचकर मैडम सब खत्म हो गया। और दोस्तों, अगले ही पल उस टीटी ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था।
मीरा की आंखों में एक पल के लिए दर्द उतरा और अगले ही पल फौलाद। उसने कलाई की घड़ी देखी। जंक्शन छूटे 25 मिनट हुए हैं। चोर अगर उतरा नहीं है तो इसी ट्रेन में है और अगला स्टॉपेज 40 मिनट दूर है, यानी वो अभी ट्रेन में ही है। उसने वॉकी टॉकी उठाया। गार्ड साहब, S4 में चोरी हुई है। अगले स्टेशन पर RPF को अलर्ट कीजिए। कोई भी दरवाज़ा खुलने से पहले चेकिंग होगी। फिर आयुष की तरफ मुड़ी। रोना बंद, उठो, झोले की पहचान बताओ, रंग निशान कुछ भी खास। आयुष ने आंसू पोंछे। भूरा झोला है मैडम, और हैंडल पर सुतली की गांठें बंधी हैं, वैसी ही सुतली जैसी उसने अपने जूतों की तरफ देखा, जैसी मेरे जूतों पर है। मैंने एक ही रस्सी से दोनों सिले थे, बस यही काफ़ी है। मेरे पीछे आओ। और फिर दोस्तों, उस भोर के धुंधलके में एक विधवा टीटी हाथ में टॉर्च लिए पूरी ट्रेन छानने निकल पड़ी। S4 से S3, S3 से S2, हर कोच में वो नए चढ़े यात्रियों से सवाल करती, कहाँ से चढ़े, टिकट दिखाओ, ये बोरा किसका है, खोलो इसे। उसकी आंखों में एक अफसर वाली शक्ति उतर आई थी। वही आंखें जो रात को आंसुओं से भीगी थी, अब अंगारों जैसी जल रही थी। आयुष हैरान होकर देख रहा था। ये वही औरत है जो कुछ घंटे पहले खिड़की के पास टूटी खड़ी थी। S1 कोच टॉयलेट के पास का हिस्सा, वहाँ एक आदमी खड़ा था, मैली कमीज, बेचैन आंखें और कंधे पर एक बड़ा सा बोरा। मीरा की नज़र बोरे पर पड़ी और ठहर गई। बोरे के मुंह से एक चीज़ बाहर झांक रही थी, भूरे कपड़े का कोना और उस पर बंधी सूतली की गांठ, वैसी ही गांठ जैसी उसने कल रात उस लड़के के जूतों पर देखी थी। ए रुको, मीरा की आवाज़ पूरे कोच में गूंजी। वो आदमी एक पल को जमा और अगले ही पल बोरा संभाल कर दरवाजे की तरफ भागा। चलती ट्रेन का दरवाज़ा खोलने लगा। कूदने की तैयारी में दोस्तों, कोच में चीख पुकार मच गई और तभी मीरा ने बिजली की फुर्ती से हाथ बढ़ाया और पूरी ताकत से खींच दी इमरजेंसी चेन। ची, पूरी ट्रेन झटके से थर्रा उठी। ब्रेक की चिंगाड़ से यात्री जाग गए। खुले दरवाजे पर खड़ा चोर झटके से लड़खड़ाया। बोरा हाथ से छूटा और वो फर्श पर गिर पड़ा। आयुष और 2 यात्रियों ने मिलकर उसे दबोच लिया और 40 मिनट बाद अगले स्टेशन पर RPF ने उसे हिरासत में ले लिया। बोरा खोला गया। अंदर से निकला भूरा झोला, सुतली की गांठों वाला। अंदर सर्टिफिकेट्स की फाइल सलामत, कॉल लेटर सलामत, सफ़ेद शर्ट सलामत और माँ की बची हुई 2 पूरियाँ भी सलामत। आयुष ने झोले को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ा, छोटे बच्चे की तरह। पूरा कोच देख रहा था। फिर उसने भीगी आंखों से मीरा की तरफ देखा और कहा, मैडम, आज आपने सिर्फ एक झोला नहीं बचाया, आपने एक माँ के कानों की बालियाँ बचाई हैं, एक बाप की चिता से किया वादा बचाया है, एक पूरे गांव का सपना बचाया है। मैडम, मैं ज़िंदगी भर। मीरा ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और नज़रें फेर ली खिड़की की तरफ, क्योंकि दोस्तों, उसकी अपनी आंखें भीग चुकी थीं और मीरा राठौड़ ने 5 साल से किसी के सामने आंसू नहीं बहाए थे। ये उसका असूल था, पर आज असूल कमज़ोर पड़ रहा था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, मुसीबतें जब आती हैं तो अकेली नहीं आती। किस्मत ने आयुष का एक और इम्तिहान बाकी रखा था। दिल्ली पहुंचने से करीब 2 घंटे पहले आयुष की तबीयत बिगड़ने लगी। रात भर का जागना, 2 दिन का अधूरा खाना, चोरी का सदमा और भाग दौड़, सब ने मिलकर उसके कमज़ोर शरीर को तोड़ दिया। पहले हल्की कंपकपी, फिर तेज बुखार। वो बर्थ पर लेटा कांप रहा था, दांत बज रहे थे, माथा भट्टी की तरह तप रहा था। आखिरी राउंड पर आई मीरा ने उसे देखा। आयुष, ये क्या हालत है? उसने उसका माथा छुआ और उसकी हथेली जल गई। हे भगवान, तुम्हें तो तेज बुखार है। आयुष ने कांपती आवाज़ में कहा, कुछ नहीं मैडम, बस थोड़ी थकान है, कल तक ठीक हो जाऊंगा। होना ही पड़ेगा, परसों नहीं, अब तो कल सुबह 9 बजे इंटरव्यू है। नई दिल्ली स्टेशन आया, ट्रेन रुकी, यात्री उतरने लगे और आयुष से ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वो दीवार का सहारा लेकर प्लेटफॉर्म पर उतरा। कदम लड़खड़ा रहे थे। दिल्ली जैसे महानगर में ना कोई अपना, ना कोई ठिकाना, जेब में बचे चंद 100 रुपये।
तपता हुआ बदन और अगली सुबह ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान। मीरा की ड्यूटी ख़त्म हो चुकी थी। वो चाहती तो साइन ऑफ करके अपने क्वार्टर जाकर सो सकती थी। ये उसकी जिम्मेदारी नहीं थी, कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन दोस्तों, कुछ रिश्ते जिम्मेदारी से नहीं बनते, कुछ रिश्ते दिल से बनते हैं। मीरा ने प्लेटफॉर्म पर लड़खड़ाते आयुष का हाथ थामा। चुपचाप मेरे साथ चलो, एक शब्द नहीं। मैडम, आप पहले ही बहुत कर चुकी हैं। मैं किसी धर्मशाला में, मैंने कहा, एक शब्द नहीं। इस हालत में धर्मशाला गए तो कल इंटरव्यू देने नहीं, अस्पताल जाओगे। और तुम्हारी माँ की बालियों का कर्ज सिर्फ तुम पर ही नहीं है। जिस दिन से मैंने वो कहानी सुनी है, थोड़ा सा मुझ पर भी चढ़ गया है। स्टेशन के बाहर मीरा ने टैक्सी रोकी, आयुष को सहारा देकर बिठाया और सीधे रेलवे कॉलोनी के अपने छोटे से सरकारी क्वार्टर ले गई। रास्ते में उसने सोच लिया था, दुनिया क्या कहेगी। ये सवाल उसने 5 साल पहले ही जला दिया था। फिर भी समझदारी उसकी आदत थी। क्वार्टर पहुँचते ही उसने सबसे पहले बगल वाले क्वार्टर की बुजुर्ग शांति अम्मा को बुलाया। रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी की विधवा, जो मीरा को बेटी की तरह मानती थी। अम्मा, ये लड़का कल यूपीएससी का इंटरव्यू देने आया है, ट्रेन में बीमार हो गया। आज रात आप यहीं रुकिए मेरे साथ। अम्मा ने आयुष का तपता माथा छुआ और बोली, अरे ये तो भट्टी बना हुआ है, तू डॉक्टर बुला, मैं पट्टी का इंतजाम करती हूँ। रेलवे डिस्पेंसरी के डॉक्टर साहब आए, जांच की, वायरल है, थकान और भूख ने बिगाड़ दिया। दवा दे रहा हूँ, रात भर ठंडी पट्टियाँ रखिए, सुबह तक बुखार टूट जाना चाहिए अगर देखभाल अच्छी हुई तो। और दोस्तों, उस रात देखभाल में कोई कमी नहीं रही। मीरा, जो 14 घंटे की ड्यूटी करके लौटी थी, पूरी रात आयुष के सिरहाने बैठी रही। हर आधे घंटे में पट्टी बदलती। शांति अम्मा ने खिचड़ी बनाई और मीरा ने चम्मच चम्मच करके उसे खिलाए। रात के 2 बजे बुखार की बेहोशी में आयुष बड़बड़ाने लगा और उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकलता रहा, माँ माँ माँ, तेरी बालियाँ मैं वापस लाऊंगा माँ। और उस बड़बड़ाते हुए लड़के के सिरहाने बैठी मीरा, उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगे। शांति अम्मा ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटी, 5 साल से तेरे इस घर की दीवारें मुर्दा पड़ी थी, आज पहली बार इनमें सांस चलती सुनाई दे रही है। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस पट्टी बदलती रही। सुबह 4 बजे आयुष की आंख खुली। बुखार टूट चुका था, माथे पर पसीना था और बदन हल्का। उसने आंखें खोली तो कमरे में हल्का सा दिए जैसा बल्ब जल रहा था। सामने कुर्सी पर मीरा बैठी बैठी ही सो गई थी, हाथ में पानी की कटोरी और पट्टी अब भी पकड़े हुए, और मेज पर रखी थी उसकी सफ़ेद शर्ट, धुली हुई, प्रेस की हुई, चमकती हुई। नीचे उसके जूते रखे थे, वही फटे जूते, लेकिन उन पर पॉलिश की गई थी। सुतली की गांठों तक को साफ़ किया गया था और साथ में रखी थी एक कटोरी दही, ऊपर चीनी और एक छोटी सी पर्ची। पर्ची पर लिखा था, दही चीनी खाकर जाना, मेरी माँ कहती थी, इससे जीत पक्की होती है, डरना मत। जो लड़का अंधों के सिक्के उठाता है, उसे देश की कुर्सी पर बैठने से कोई नहीं रोक सकता। मीरा, आयुष की आंखें भर आई। उसने सोई हुई मीरा की तरफ देखा। 14 घंटे की ड्यूटी के बाद एक अजनबी के लिए रात भर जागी हुई वो औरत, और मन ही मन हाथ जोड़ दिए। दोस्तों, कभी कभी भगवान इंसान के रूप में धरती पर नहीं उतरता, वो किसी की माँ बनकर, किसी की बहन बनकर या किसी चलती ट्रेन की टीटी बनकर आ जाता है। सुबह 9 बजे यूपीएससी भवन, शाहजहां रोड, दिल्ली। ऊंची इमारत, सख्त सुरक्षा और बाहर खड़े देश भर से आए होनहार, कोई कोट पैंट में, कोई महंगी गाड़ी से उतरता हुआ, और उन्हीं के बीच पैदल चलकर पहुंचा एक लड़का, प्रेस की हुई सफ़ेद शर्ट, पॉलिश किए हुए फटे जूते और आंखों में 2 औरतों का आशीर्वाद। इंटरव्यू रूम, सामने 5 वरिष्ठ सदस्यों का पैनल। सवाल शुरू हुए। संविधान पर, अर्थव्यवस्था पर, उसके गांव पर, किसानों की समस्या पर। आयुष एक एक जवाब ठहरकर, सोचकर, ईमानदारी से देता गया। जो नहीं आता था वहाँ साफ कहा, सर, इसका सटीक उत्तर मुझे नहीं पता। अंदाजे से जवाब देकर मैं आपको गुमराह नहीं करना चाहता। पैनल के सदस्य एक दूसरे को देखने लगे
और फिर इंटरव्यू के आखिर में चेयरमैन साहब ने चश्मे के ऊपर से देखा। उनकी नज़र मेज के नीचे आयुष के जूतों पर गई। उन्होंने धीरे से पूछा, यंग मैन, आपके जूते, इनकी सिलाई बता रही है कि सफ़र आसान नहीं रहा। एक आखिरी सवाल, इतने अभाव में हार का ख्याल कभी नहीं आया? कमरे में सन्नाटा। आयुष ने एक पल आंखें बंद की। उसे लालटेन दिखी, भीगी रोटी दिखी, सूने कान दिखे और दही चीनी की कटोरी दिखी। फिर उसने आंखें खोली और कहा, सर, हार का ख्याल हर रात आया, रोज आया, लेकिन हर सुबह मुझे 2 चेहरे याद आ गए। एक मेरी माँ का, जिसने 35 साल पुरानी अपनी माँ की निशानी अपने कानों का सोना उतार कर मेरे सफ़र में लगा दिया, और दूसरा चेहरा सर, एक अजनबी टीटी मैडम का, जो खुद ज़िंदगी से हारी हुई कहलाती है, जिन्हें समाज विधवा कहकर किनारे कर देता है। उन्होंने कल रात मुझ अनजान लड़के के लिए वो किया जो सगे भी नहीं करते। मेरा चोरी हुआ भविष्य चलती ट्रेन में चेन खींचकर वापस लाए। रात भर मेरे बुखार में पट्टियाँ रखी और सुबह दही चीनी खिलाकर यहाँ भेजा। सर, जिस देश की मिट्टी में ऐसी माएँ और ऐसे अजनबी पैदा होते हैं, उस देश के बेटे को हारने का हक नहीं है। और मैं अफसर इसलिए बनना चाहता हूँ, कुर्सी के लिए नहीं सर, बल्कि इसलिए ताकि सिस्टम के अंदर बैठकर मैं उन लोगों की ढाल बन सकूं, जिनके पास कोई ढाल नहीं होती। उस अंधे बाबा की, जिसके सिक्के भीड़ के पैरों में बिखर जाते हैं। उस विधवा की, जिसे 13वीं के अगले दिन घर से निकाल दिया जाता है। और उस माँ की, जो रात के अंधेरे में भीगी रोटी खाकर सुबह मुस्कुराकर बेटे को परोसती है। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। पैनल के एक बुजुर्ग सदस्य ने धीरे से अपना चश्मा उतारा और आंखों के कोने पहुँचे। चेयरमैन साहब ने बस इतना कहा, यू मे गो यंग मैन एंड गॉड ब्लेस यू। इंटरव्यू के बाद आयुष उसी शाम मीरा के क्वार्टर पहुंचा धन्यवाद कहने, लेकिन पता चला मीरा की अगली ड्यूटी लग चुकी थी। वो निकल चुकी थी। शांति अम्मा ने दरवाज़ा खोला और एक थैली पकड़ाई। मीरा बिटिया दे गई है। बोली, लड़के को स्टेशन तक का रास्ता बता देना। और ये रास्ते के लिए थैली में पूरियाँ थी, अचार था और वापसी का एक कंफर्म टिकट। आयुष ने टिकट को देखा और उसका गला भराया। उसने अम्मा से कागज़ कलम मांगा और एक पर्ची लिखकर छोड़ी। मैडम, आपने पूछा नहीं, पर बताकर जा रहा हूँ। इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ और आपकी दही चीनी कमरे तक साथ गई थी। मैं वादा नहीं करता कि क्या बनूंगा, पर वादा करता हूँ, जो भी बनूंगा आपको ढूंढकर बताने ज़रूर आऊँगा। आयुष गांव लौट गया और अब शुरू हुआ इंतज़ार का सबसे लंबा मौसम। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में। आयुष फिर गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। माँ की सिलाई मशीन की खटखट फिर घर में गूंजने लगी। कई रातों को आयुष अपनी किताब खोलता और उसमें रखी वो पर्ची निकाल कर पढ़ता। दही चीनी खाकर जाना और मुस्कुरा देता। कमला देवी ने एक दिन पूछ भी लिया, बेटा, वो दिल्ली वाली मैडम कैसी है दिखने में? आयुष झेप गया, माँ, वो बहुत अच्छी इंसान हैं। बस। माँ मुस्कुराकर सिलाई में लग गई। माएँ दोस्तों बिन कहे सब पढ़ लेती हैं। और उधर दिल्ली में हर रात ड्यूटी से लौटकर मीरा अपने क्वार्टर का दरवाज़ा खोलती और एक पल के लिए उस कमरे की तरफ देखती जहाँ एक रात किसी ने बुखार में माँ पुकारा था। मेज पर अब भी वो कटोरी रखी थी। शांति अम्मा ने एक दिन छेड़ा, बिटिया, वो पर्ची अब तक पर्स में क्यों रखी है? मीरा ने नज़रें चुरा ली। अम्मा, बस ऐसे ही, अच्छे लोगों की निशानियाँ संभाल कर रखनी चाहिए। अम्मा हंस दी। बुजुर्ग औरतें भी दोस्तों बिन कहे सब पढ़ लेती हैं। फिर आया वो दिन, रिजल्ट का दिन। गांव के इकलौते साइबर कैफ़े के बाहर आधा गांव जमा था, जिनमें वो चौपाल वाले बुजुर्ग भी थे और विक्रम भी। कांपती उंगलियों से आयुष ने रोल नंबर डाला। पेज लोड हुआ, लिस्ट खुली। उसकी नज़र दौड़ी और एक जगह रुक गई। ऑल इंडिया रैंक 87, आयुष वर्मा, भारतीय पुलिस सेवा, IPS के लिए चयनित। एक पल का सन्नाटा और फिर पूरा कैफ़े फट पड़ा। पास हो गया। अपना आयुष IPS बन गया। ढोल कहाँ से आया किसी को नहीं पता। मिठाई किसने मंगाई किसी को नहीं पता। वही चौपाल
जो कभी ठहाकों से गूंजती थी आज तालियों से गूंज रही थी। वही बुजुर्ग जो दर्जन का छोरा कहते थे आज उसके सिर पर हाथ रखकर कह रहे थे, हमेशा कहता था मैं ये लड़का कुछ बनेगा। और विक्रम चुपचाप आगे आया, आयुष के सामने हाथ जोड़े और बस इतना कहा, माफ़ कर दे भाई। आयुष ने उसे गले लगा लिया। तानों का भी शुक्रिया विक्रम, ईंधन का काम किया उन्होंने। और कमला देवी वो अपने आंगन में खड़ी थी सूने कानों के साथ। लेकिन दोस्तों उस दिन उनका पूरा चेहरा सोने जैसा दमक रहा था। आयुष ने घर आकर माँ के पैर छुए और उनके सूने कानों को छूकर बस इतना कहा, माँ वादा याद है, थोड़ा और सब्र, तेरा बेटा अब वर्दी वाला अफसर बनेगा। माँ ने बेटे का माथा चूमा और आसमान की तरफ देखकर बोली, सुन रहे हो जी, तुम्हारा बेटा कलेक्टर से भी बड़ा कप्तान बन गया। लेकिन दोस्तों उस शोर, उन तालियों, उन बधाइयों के बीच भी आयुष के मन में बार बार एक चेहरा आ रहा था। काला कोट, सूनी आंखें और दही चीनी की एक कटोरी। उसने उसी रात दिल्ली के रेलवे क्वार्टर के पते पर एक चिट्ठी लिखी, पर चिट्ठी लौट आई। लिखा था, उक्त कर्मचारी का तबादला हो चुका है, मीरा का ट्रांसफ़र हो गया था, कहाँ ये पता नहीं चला। आयुष का दिल बैठ गया, पर उसने खुद से कहा, रेलवे की पटरियां जहाँ भी जाती हैं एक दिन मिलती ज़रूर हैं। फिर आई ट्रेनिंग, हैदराबाद की सरकार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी। 2 साल की कठोर तपस्या, सुबह 4 बजे की दौड़, घुड़सवारी, कानून की पढ़ाई, हथियारों का प्रशिक्षण। पासिंग आउट परेड के दिन जब आयुष के कंधों पर सितारे लगे तो पहली सलामी उसने मंच पर बैठी अपनी माँ को दी। कमला देवी उस दिन पहली बार हवाई जहाज़ में बैठकर हैदराबाद आई थी। बेटे की जिद पर और परेड ग्राउंड में हजारों की भीड़ के सामने आईपीएस आयुष वर्मा ने अपनी वर्दी की पहली कमाई से खरीदी हुई चीज़ माँ को पहनाई। सोने की बालियाँ। माँ रो पड़ी, बेटा रो पड़ा, और दोस्तों शायद ऊपर बैठे पिता भी। और फिर हुई पोस्टिंग, और किस्मत देखिए, दिल्ली रेलवे जोन से जुड़े इलाके में बतौर एएसपी पहला चार्ज मिला। रेलवे में सक्रिय चोर गिरोहों और तस्करी नेटवर्क पर शिकंजा। दोस्तों जिस लड़के का झोला कभी ट्रेन में चोरी हुआ था, आज उसी लड़के को ट्रेनों के चोरों का काल बनाकर भेजा गया था। इसे कहते हैं ऊपर वाले की स्क्रिप्ट। करीब 2 साल बाद की एक शाम, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, शाम के 6 बजे, प्लेटफॉर्म नंबर 5। मीरा, जिसका तबादला घूम फिरकर वापस दिल्ली हो चुका था, अपनी ड्यूटी पर थी। वही काला कोट, वही चाट, वही सूनी आंखें। उन 2 सालों में उसकी ज़िंदगी वैसी ही थी। ट्रेनें, टिकटें और घर का वही सन्नाटा। बस पर्स में एक पर्ची और पुरानी हो गई थी। उस शाम अचानक प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी मच गई। जीपों का काफिला, दौड़ते सिपाही, वायरलेस की आवाज़ें। रेलवे के जरिए चल रहे एक बड़े तस्करी गिरोह पर छापा पड़ा था। महीनों की खुफिया तैयारी के बाद और छापे की अगुवाई करने खुद आया था इलाके का युवा एएसपी। भीड़ में खड़ी मीरा ने दूर से देखा, वर्दी में एक लंबा तना हुआ अफसर, जिसके एक इशारे पर पूरी फोर्स हिल रही थी। 15 मिनट में गिरोह के 7 लोग हथकड़ियों में थे। प्लेटफॉर्म पर तालियां गूंज उठी। कार्रवाई खत्म हुई। अफसर ने अपने साथियों को निर्देश दिए और फिर वो पलटा। उसकी नज़रें भीड़ में कुछ ढूंढने लगी, बेचैनी से, जैसे बरसों से ढूंढ रही हो। और फिर एक चेहरे पर जाकर रुक गई। काला कोट, कंधे तक कटे बाल, सूनी आंखें। अफसर के कदम खुद ब खुद उस तरफ बढ़ चले। भीड़ रास्ता छोड़ती गई। मीरा हैरान, ये अफसर सीधा उसी की तरफ क्यों आ रहा है? उसने घबरा कर कहा, सर कोई गलती हुई क्या? चार्ट में कोई? अफसर रुका। उसने धीरे से अपनी टोपी उतारी और मुस्कुरा कर कहा, गलती तो होगी मैडम, बहुत बड़ी गलती होगी। अगर आज इतने सालों बाद भी मैंने आपके पैर नहीं छुए तो। और दोस्तों पूरे प्लेटफॉर्म के सामने, सैकड़ों लोगों के सामने, अपनी पूरी फोर्स के सामने वो आईपीएस अफसर झुका और उसने टीटी मीरा राठौड़ के पैर छू लिए। प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा छा गया। सिपाही हैरान, यात्री हैरान, रेलवे स्टाफ हैरान। मीरा 2 कदम पीछे हट गई।
अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं सर आप। और तभी तभी उसकी नज़र उस चेहरे पर ठहरी। वही आंखें, वही विनम्रता, बस अब उन आंखों में लालटेन की जगह सूरज जल रहा था। उसके होठ कांपे। आयुष तुम? जी मैडम, वही लड़का, फटे जूतों वाला, वेटिंग टिकट वाला, बर्थ नंबर 72 वाला, जिसका झोला आपने चलती ट्रेन की चेन खींचकर बचाया था, जिसके बुखार में आप रात भर पट्टियाँ बदलती रही और जिसे आपने दही चीनी खिलाकर इंटरव्यू भेजा था। उसकी आवाज़ भर्रा गई। मैडम, दुनिया कहती है यूपीएससी मेहनत से निकलता है, पर मेरा यूपीएससी एक माँ की बालियों से, एक टीटी की इंसानियत से निकला है। मैं 2 साल से आपको ढूंढ रहा हूँ। चिट्ठी लौट आई थी, पर मैंने कहा था ना, रेलवे की पटरियाँ एक दिन मिलती ज़रूर हैं। मीरा के हाथ से चार्ट छूट गया। 5 साल के उसूल सारे टूट गए। भरे प्लेटफॉर्म पर सबके सामने उसकी आंखों से आंसू बह निकले, और सिर्फ उसकी नहीं, आसपास खड़े यात्रियों की, सिपाहियों की, चाय वाले की, सबकी आंखें नम थीं। किसी ने धीरे से तालियां शुरू की और फिर पूरा प्लेटफॉर्म तालियों से गूंज उठा। लेकिन दोस्तों, कहानी यही ख़त्म नहीं होती। असली इम्तिहान अभी बाकी था। उस दिन के बाद आयुष अक्सर मीरा से मिलने आने लगा। कभी माँ का भेजा आम का अचार लेकर, कभी शांति अम्मा के लिए शॉल लेकर, कभी बस यूं ही चाय पीने। दोनों घंटों बातें करते, गांव की, ड्यूटी की, अजय की, कमला देवी की, जिंदगी की। मीरा को आयुष के आने का इंतज़ार रहने लगा और खुद पर गुस्सा भी आता कि इंतज़ार क्यों रहता है। आयुष को मीरा की हंसी अच्छी लगने लगी, वो हंसी जो 5 साल बाद लौटी थी और जिसे लौटाने वाला वो खुद था। दोस्तों, धीरे धीरे बिना कहे दोनों के दिलों में कुछ पनपने लगा। इज्जत से शुरू हुआ रिश्ता अपनेपन की सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ उस एहसास तक पहुँच गया जिसे दुनिया मोहब्बत कहती है। पर दोनों चुप थे। मीरा इसलिए क्योंकि वो सोचती थी, मैं विधवा हूँ, उम्र में 6 साल बड़ी हूँ, वो आईपीएस है, उसके लिए एक से एक रिश्ते आएंगे, मैं उसकी ज़िंदगी में दाग नहीं बनूंगी। और आयुष इसलिए क्योंकि वो डरता था कहीं मेरी एक बात से इनका भरोसा ना टूट जाए। उन्होंने मुझ पर तब भरोसा किया था जब मैं कुछ नहीं था। इस भरोसे से बड़ी कोई मोहब्बत नहीं। फिर एक दिन आयुष ने अपनी माँ को दिल्ली बुलाया। कमला देवी आई। बेटे ने मीरा से मिलवाया। माँ, ये वही मैडम हैं। कमला देवी ने मीरा को देखा, सिर से पैर तक नहीं दोस्तों, आँखों से आँखों तक। उसके हाथ की चाय पी, उससे अजय की बातें की, ससुराल की बातें की, और मीरा ना जाने क्यों उस अनजान गांव की औरत के सामने सब कहती चली गई। जाते वक्त कमला देवी ने मीरा का सिर अपने आंचल से ढका और सिर्फ इतना कहा, जीती रह बेटी। और लौटती ट्रेन में खिड़की के पास बैठी कमला देवी ने अपने बेटे से बस एक बात कही, बेटा, मैं भी विधवा हूँ, मैं जानती हूँ विधवा के घर की शाम कितनी लंबी होती है और रात कितनी भारी। जिस औरत ने तुझे तेरी मंजिल तक पहुँचाया, अगर तू उसकी शामें छोटी कर सके तो मेरी नज़र में तुझसे बड़ा अफसर इस देश में कोई नहीं होगा। और रही दुनिया की बात तो सुन, जिस दुनिया ने मेरी भीगी रोटी नहीं देखी, उस दुनिया को तेरी थाली गिनने का हक नहीं है। आयुष ने माँ का हाथ चूम लिया। अगले रविवार की शाम आयुष मीरा के क्वार्टर पहुँचा, हाथ में मिठाई का डिब्बा और साथ में माँ। मीरा घबरा गई। अरे अम्मा जी, आप बताया भी नहीं, मैं कुछ बना लेती। शांति अम्मा भी बुला ली गई और फिर उसी कमरे में जहाँ कभी एक लड़का बुखार में माँ माँ बड़बड़ाया था, जहाँ मेज पर आज भी वो कटोरी रखी थी, आयुष उठ खड़ा हुआ। उसने हाथ जोड़े और कांपती पर साफ आवाज़ में कहा, मीरा जी, मैं उम्र में आपसे छोटा हूँ, ओहदे में शायद बड़ा कहलाता हूँ, पर सच कहूँ इंसानियत में मैं आज भी आपसे बहुत बहुत पीछे हूँ। मैं आपसे ये वादा नहीं करूँगा कि दुनिया ताने नहीं देगी, देगी ज़रूर देगी। मैं बस इतना वादा करता हूँ, हर ताने और आपके बीच मैं खड़ा रहूँगा, ढाल बनकर आखिरी सांस तक। मीरा जी, क्या आप मेरी जीवन संगिनी बनेंगी? कमरे में सन्नाटा। मीरा पत्थर की तरह जम गई। फिर उसके होठ कांपे। आयुष, तुम जानते हो तुम क्या मांग रहे हो?
मैं विधवा हूँ। समाज। आयुष ने बीच में ही कहा, मैडम, एक बार आपने मुझसे कहा था जिस औरत का सब छिन जाए उसके पास खोने को सिर्फ डर बचता है, और आपने वो भी छोड़ दिया, तो आज डर किस बात का। और रही समाज की बात, तो जो समाज एक देवी को मनहूस कहता है, उस समाज की परिभाषा बदलने के लिए ही तो मैंने ये वर्दी पहनी है। मीरा फूट फूट कर रो पड़ी। 5 साल पहले जिस औरत को मनहूस कहकर 13वीं के अगले दिन घर से निकाला गया था, आज उसी के दरवाजे पर एक IPS अफसर और उसकी माँ उसे घर देने आए थे। कमला देवी आगे बढ़ी, रोती हुई मीरा का सिर अपने आंचल से ढका और बोली, बस कर पगली, अब और नहीं। और सुन, मैं बहू लेने नहीं आई हूँ, मैं तो अपनी बेटी लेने आई हूँ। बरसों से मेरा एक कान सूना था ना, आज भर गया। शांति अम्मा ने आंसू पोंछते हुए ठहाका लगाया। अरे मुंह मीठा तो कराओ। मिठाई का डिब्बा सजावट के लिए लाए हो क्या? शादी हुई सादगी से, न बैंड न बारात का दिखावा, एक छोटा सा मंडप जिसके एक तरफ बैठा था पूरा बेलापुर गांव और दूसरी तरफ रेलवे का स्टाफ, और सबसे आगे की कुर्सी पर बैठे थे वही अंधे बाबा जिन्हें आयुष ने महीनों ढूंढवा कर बुलाया था। फेरों से पहले आयुष उनके पास गया और बोला, बाबा, याद है आपने कहा था जिस काम से जा रहा है वो होकर रहेगा। बाबा, सब हो गया, अब आशीर्वाद दीजिए। बाबा ने दोनों के सिर टटोले और भीगी आवाज़ में कहा, मैंने कहा था ना बेटा, अंधे का आशीर्वाद रास्ता नहीं भटकता। और शादी के दिन आयुष ने मीरा को जो पहला तोहफा दिया, उसे देखकर पूरा मंडप रो पड़ा। एक छोटा सा डिब्बा और उसमें सोने की बालियां। आयुष ने कहा, एक माँ ने सोना उतार कर मुझे अफसर बनाया और एक देवी ने इंसानियत पहनाकर मुझे इंसान बनाया। आज दोनों कान भर गए, माँ के भी और मेरे घर के भी। और दोस्तों, मंडप में बैठी कमला देवी के कानों में उस दिन वही नई बालियां झूल रही थी और आंखों में 35 साल पुरानी अपनी माँ की याद। वक्त आगे बढ़ा। आयुष एक ईमानदार, दबंग और दिलदार अफसर के रूप में मशहूर होता गया, जिसके दफ्तर का दरवाज़ा गरीब के लिए कभी बंद नहीं होता था। मीरा ने नौकरी जारी रखी, आयुष के कहने पर ही। जिस वर्दी ने आपको जीना सिखाया उसे मेरी वजह से मत छोड़िए। और दोनों ने मिलकर एक संस्था शुरू की, सफ़र फाउंडेशन, जो ट्रेनों में सफ़र करके परीक्षा देने जाने वाले गरीब बच्चों की टिकट, किताबें और रहने का इंतज़ाम करती है और अकेली विधवा महिलाओं को नौकरी और सम्मान दिलाने में मदद करती है। आज भी जब कोई गरीब बच्चा फटे जूतों में UPSC का फॉर्म लेकर उनके पास आता है, तो मीरा उसे दही चीनी खिलाकर भेजती है और जाते हुए बच्चे से बस इतना कहती है, डरना मत, जो बच्चे मुश्किलों में पलते हैं ना, कुर्सियाँ उन्हीं का इंतज़ार करती हैं। और वो लोग जो कभी उंगलियाँ उठाते थे, आज वही लोग अपने बच्चों को ये कहानी सुनाते हैं। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी ने हमें 3 बातें सिखाई। पहली, नेकी कभी बेकार नहीं जाती, वो घूमकर किसी न किसी रूप में आपके दरवाजे पर ज़रूर लौटती है। दूसरी, विधवा किसी घर की मनहूसियत नहीं, बल्कि हिम्मत की जीती जागती मिसाल होती है, उसे ताने नहीं, सम्मान दीजिए। और तीसरी, माँ का त्याग दुनिया की हर डिग्री से बड़ा होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइए। और ये भी बताइए कि आपकी नज़र में इस कहानी का असली हीरो कौन था, आयुष, TT मीरा या माँ कमला देवी। अगर कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल संगीता कहानी कैप्सूल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हर नई दिल छू लेने वाली कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।